स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, न्यूज़ तो सबने सुनी ही होगी कि इंडिया की एक कंपनी नायरा पेट्रोलियम्स के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रहा था, रिफाइन कर रहा था और यूरोप में बेच रहा था। तो यूरोप ने और यूरोपियन यूनियन ने, द ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज, बैन लगा दिया। इसके पीछे एक वजह और है, दैट वन ऑफ द कंपनीज जिसका मेजॉरिटी स्टेक है इस नायरा पेट्रोलियम में, दैट इज़ रोजनेफ्ट, वो रशिया की कंपनी है। इस वजह से इंडिया की एक पेट्रोलियम कंपनी के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने लगा दिया है बैन। इंडिया के ऊपर $15 बिलियन का जो ट्रेड होता है इन रिफाइंड ऑयल, यानी रिफाइंड ऑयल का मतलब रिफाइंड पेट्रोलियम, रिफाइंड क्रूड की बात हो रही है, जो ट्रेड है अब वो एट रिस्क आ गया है। इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्या है इसकी ग्लोबल केस स्टडीज़, और किन इकोनॉमिक थ्योरीज से हम थोड़ा और डिटेल में समझ सकते हैं कि इसकी ओवर रीचिंग इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, इकोनॉमीज कैसे इम्पैक्ट हो सकती है, ना सिर्फ यूरोप की बल्कि इंडिया की भी। तो इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और समझेंगे। आज का टॉपिक, यूएस प्लस यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस प्रेशर, द डबल ट्रबल फॉर इंडिया। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात हो रही है, ज़रूरी क्यों है वो भी देख लेते हैं। ये ज़रूरी आपके लिए इसलिए है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपके जीएस पेपर 3 में रेलेवेंस है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर 2 में भी इसका रेलेवेंस मिलेगा, पेपर 1 में भी मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको कवर करेगी आज की डिस्कशन। इसके साथ साथ रोज़ की तरह एक मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स, बहुत ही आराम से। सो वीडियोस देखें, उससे अंडरस्टैंडिंग लाएं और इस आंसर को लिखने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस ऑन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सोवरेनिटी। यानी हम इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स दोनों की बात कर रहे हैं। पेपर 3, GS पेपर 3, discuss how India can leverage this situation to strengthen its strategic autonomy while maintaining economic growth rate being the highest growing major economy of the world। तो कैसे मेंटेन करे इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा ज़्यादातर इकोनॉमिक्स की तरफ रहेगी और इकोनॉमिक थ्योरी समझने में रहेगी, सो दैट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। साथ साथ आपको ये भी समझ आया कि क्यों आपके लिए ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो कोर्स है वो अच्छा हो सकता है, आसान हो सकता है। यू कैन स्कोर मोर इन योर ऑप्शनल, 300 प्लस ईजिली स्कोर कर सकते हैं। हाईली जीएस से लेके प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का ओवरलैप आपको दिखाई देगा। 335 हैज़ बीन द हाईएस्ट स्कोर, 215 हैज़ बीन द हाईएस्ट स्कोर इन इंटरव्यू, ऑल बाय इकोनॉमिक्स ऑप्शनल स्टूडेंट्स। तो अगर एक ऐसा ऑप्शनल चाहिए जो हाईली कंसिस्टेंट है, पिछले 10 सालों में टॉप 3 परफॉर्मिंग ऑप्शनल है, जहां लगातार हाईएस्ट स्कोर्स आते हैं और इजी है हाई स्कोरिंग मार्क्स ले आना, बिकॉज इसमें रटना नहीं है, थिंकर्स वाला चक्कर नहीं है इसमें। यहाँ पे जो है सो है, वो वाला चक्कर है। तो अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, एक हाई स्कोरिंग ऑप्शन चाहते हैं और ऑप्शनल के साथ साथ जीएस फाउंडेशन भी करना चाहते हैं, तो अपना स्टडी IQ ऑप्शनल फेस्ट में इफ़ यू विल यूज़ द कोड HS Live, you can get maximum discount across Study IQ platform and on economics optional as well। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को क्लब करते हैं GS के साथ तो आपको और डिस्काउंट्स मिलेंगे, यानी कि आपका फाउंडेशन भी पूरा और ऑप्शनल भी पूरा। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज आर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 31 जुलाई और ये बैच बाई जनवरी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपके पास अगले 4 से 5 महीने रहेंगे, 4 to 5 months, दैट यू कैन फोकस ऑन प्रीलिम्स। ठीक है, तो अगर ऐसा बैच चाहिए जो आपको प्रीलिम्स प्रिपरेशन में भी हेल्प कर दे और इकोनॉमिक्स का ऑप्शन भी पूरा हो जाए, तो ये बैच आपके लिए है, प्लैटिनम बैच फॉर मेंटरशिप सपोर्ट एंड टेस्ट सीरीज। क्या करें, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो अगर, तो राइट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, हिप्पोनॉमिक्स सर्च करिए, चाहे इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम। यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन क्लियर योर डाउट्स हियर, या फिर rishabh.singh@studiiq.com पे मेल कर सकते हो या इस नंबर पे डायल कर सकते हो। माई टीम विल रीच आउट टू यू। जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। चाहे आपको जनरल डाउट हो यूपीएससी से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या आपको एडमिशन्स लेना हो 31 जुलाई वाले बैच में, सो वी कैन मीट देयर। आते हैं पढ़ाई लिखाई पे। तो द सैंक्शंस आर्किटेक्ट की बात करते हैं कि है क्या ये। इसको बोला जा रहा है द 18th सैंक्शन पैकेज। यूरोपियन यूनियन का ये 18th सैंक्शन पैकेज है।
इससे पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब से हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2022 से G7 नेशंस, दो टॉप परफॉर्मिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था। एक कैप लगा दिया था कि $60 से नीचे नहीं खरीद सकते, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा था अपने पार्टनर्स को, जैसे इंडिया, जैसे चाइना। आज भी इंडिया रशिया का सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर है एज फार एज ऑयल इज़ कंसर्न। फर्स्ट इज़ चाइना, लगभग 43% के आसपास चाइना इंपोर्ट करता है और लगभग 37% के आसपास इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से ऑयल। इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करता है? तो रशिया से करता है इस समय करंटली। 2022 से पहले कहाँ से कर रहा था? रशिया की पोजीशन क्या थी? नोवेयर। 2% से भी कम ऑयल रशिया से इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। आज इंडिया 37%, लगभग 40% के आसपास ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर सिनेरियो। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था G7 कंट्रीज़ का कि किसी भी तरह रिस्ट्रेन कर सके, रेस्ट्रिक्ट कर सके रशिया के फाइनेंसेस को कम करना था। तो सैंक्शन के कंपोनेंट क्या थे? ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए, इसके साथ साथ स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया जाए ताकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ना किए जा सके रशिया के साथ। उसके अलावा हम देखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर प्रोहिबिशन लग गया, यूरोपियन यूनियन से रशिया, रशिया से यूरोप पे। और उसके साथ साथ असेट फ्रीजिंग शुरू हुई रशियन बिजनेसेस की, रशियन ओलिगार्क्स की। तो इसकी वजह से प्रेशर बनाने की कोशिश की गई रशिया के ऊपर और उसकी इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की गई थी, जिसको अब थोड़ा और टाइटन अप किया जा रहा है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि प्रेशर आ रहा है यूएस के तरफ से भी। अभी तक क्या हो रहा था कि यूरोपियन यूनियन इंडिया से ऑयल खरीद रहा था। ठीक है, ऑयल खरीदने का मतलब क्रूड ऑयल रशिया से आता था इंडिया, और इंडिया से रिफाइन होकर जाता था यूरोपियन यूनियन। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल का टू यूरोप। बट पिछले साल से इस साल में भारी गिरावट भी देखी गई है। वो सब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक स्टांस क्या है। इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन है दैट वी विल बी नॉट सब्सक्राइबिंग टू एनी यूनिलैटरल सैंक्शंस। मतलब कि जैसे नेटो है, यूनिलैटरल सैंक्शन लगा दिया, बट नेटो के सैंक्शन या यूएस के सैंक्शन से इंडिया की इकोनॉमी पे क्यों इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? तो इंडिया का कहना है कि जो भी यूनिलैटरल सैंक्शन लग रहे हैं विदाउट एनी स्टेक होल्डर मीटिंग, हम उसका पार्ट नहीं है, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इसके साथ साथ कमिटमेंट है लीगल ऑब्लिगेशंस का कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तो बनाए रहेंगे, और जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे, ठीक है, लीगली आप ले सकते हैं, तेल नहीं ले सकते हैं, हम इलीगल काम नहीं करेंगे, लीगली वी विल ट्राई टू परचेज ऑयल। तो इंडिया की कंपनी चाहे PSUs हों या प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही परचेज कर रहे हैं ऑयल। गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कंपनीज कर रही हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स देखा जाएगा तो इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑयल पे 85% के आसपास है। तो अगर ऑयल प्राइसेस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इंडिया में उसके इन्फ्लेशन का असर तुरंत दिखाई देगा। इसी की वजह से जो हम अपना ऑयल इंपोर्ट है वो ज़्यादातर रशिया की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना। भारत के लोगों को हो सकता है आज भी 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा हो, बट भारत की कंपनीज़ को वो ऑयल बहुत ही सस्ता पड़ रहा है। दैट्स वाई इन्फ्लेशन इस समय एकदम कंट्रोल में है। देर इज़ नो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन द कंट्री। 1/3 ऑफ इंडियाज़ टोटल ऑयल, ठीक है, कम्स फ्रॉम रशिया, यानी 33% से ज़्यादा, लगभग 37% के आसपास ऑयल जो है हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वाई? बिकॉज वी आर जियोपॉलिटिकली न्यूट्रल। ठीक, अब हम देखते हैं कि नायरा एनर्जी के साथ क्या हुआ। नायरा एनर्जी के साथ क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि 4 लाख बैरल पर डे कैपेसिटी है नायरा एनर्जी की, और इसमें लगभग 49% स्टेक किसका है? ये कंपनी याद रखना, रोजनेफ्ट। ये एक रशियन पेट्रोलियम कंपनी है। क्योंकि इसका 49% स्टेक है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने नायरा के ऊपर या नायरा से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल के ऊपर, रिफाइंड क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, ब्लैंकेट बैन लगा दिए। और ये देखा गया है कि ऑयल टैंकर जो तेल लेके यूरोपियन यूनियन जा रहा था, यूरोप जा रहा था, वो वापस आ गया है बिना कार्गो अनलोड किए हुए। एडवांस पेमेंट और डॉक्यूमेंट्री लेटर्स ऑफ क्रेडिट आर नाउ रिक्वायर्ड। और इसके साथ साथ हम देखते हैं 20 मिलियन टन्स ऑफ एनुअल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो नायरा के पास है वो इफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ दीज सैंक्शंस। अगर यूरोप नहीं खरीदेगा तो कहाँ बेचेगा? ठीक है, तो इसकी वजह से रोजनेफ्ट ने कहा है
कि ये इंडिया के ये जो सैंक्शंस हैं वो इलीगल हैं और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर एक प्रहार करने की कोशिश की जा रही है यूरोप की तरफ से या वेस्ट की तरफ से, जो कि सही बात भी है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रशियन ऑयल का जो इंडिया इंपोर्ट हुआ है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है यूरोपियन यूनियन। वो अपने एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए इसी तेल के, इसी रिफाइंड क्रूड ऑयल का यूज़ किए हैं। नहीं तो बहुत तेज़ी से यूरोप में याद हो कि इन्फ्लेशन बढ़ा था 2022-23 में, क्योंकि अब वो इंडिया से रिफाइंड क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किए, पेट्रोलियम खरीदना शुरू किए, तो उनका जो एनर्जी क्राइसिस था वहाँ पे वो तो धीरे धीरे कम हुआ है। बट अब क्योंकि चीज़ें स्टेबल हो गई हैं तो अब यूरोप इज़ नाउ अगेन ट्राइंग टू पुट सैंक्शंस ऑन इंडियन कंपनीज। इसीलिए ये देखा जा रहा है कि आगे चल के हो सकता है कि ये वाली प्रॉब्लम रिलायंस जैसी कंपनीज के ऊपर भी डाली जा सके, क्योंकि रिलायंस भी इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। बट ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा अभी हम लोग आगे देखेंगे। बट इकोनॉमिक थ्योरी से अगर समझना हो कोई एक इकोनॉमिक थ्योरी से, तो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड मैनिपुलेशन थ्योरी की बात करते हैं। ये जो थ्योरी है इसका मतलब ये है कि जो सैंक्शन है, सैंक्शंस दैट हेल्प्स लार्ज कंट्रीज मोर। अब यहाँ लार्ज कंट्री का क्या मतलब है? लार्ज कंट्री का मतलब है डेवलप्ड कंट्रीज, उनको ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि अगर सैंक्शंस लगेंगे या टैरिफ्स लगेंगे, ठीक है, तो स्मॉल कंट्रीज जो हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, तो उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट गिरने लगेगा, एक्सपोर्ट विल स्टार्ट टू फॉल डाउन। इसकी वजह से लार्ज कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़े ना पड़े, ये स्मॉल कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये टैरिफ का डर दिखा के, सैंक्शंस का डर दिखा के स्मॉलर इकोनॉमिक कंट्रीज के ऊपर अपना शासन चलाने का कोशिश करती है ये लार्ज डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कोई दूसरा पार्टनर खोज लेंगे, बट स्मॉल कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड विल फॉल डाउन, ग्लोबल ट्रेड विल फॉल डाउन। तो यही इकोनॉमिक थ्योरी बताती है कि स्मॉल सैंक्शंस अगर हो तो वेलफेयरिज्म इन स्मॉलर कंट्रीज बढ़ा सकती हैं या लार्जर कंट्रीज बढ़ा सकती हैं, कि छोटे से किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, किसी गुड्स के ऊपर आपने सैंक्शन लगा दिया तो काम हो जाएगा। बट एक ऐसा गुड जिसका इंपोर्ट पूरी की पूरी इकोनॉमी को और पूरे के पूरे ट्रेड को चलाता है, जैसे पेट्रोलियम, लार्ज सैंक्शंस, उसकी वजह से क्या होता है? ये ट्रेड टैक्सेस का काम करते हैं और स्मॉलर कंट्रीज़ को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर सकती हैं लार्ज कंट्रीज, जैसे यूएस कर रहा है अभी और यूरोप कर रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेटवर्क इफेक्ट थ्योरी। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है, जैसे स्विफ्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन लगाया गया कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना किया जा सके रशिया के साथ, तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल सिस्टम है, वो एम्पलीफाई करता है ये इम्पैक्ट। अब सोच के देखो कि रशिया है, दुनिया भर में अगर उसको कहीं भी ऑयल बेचना है या कुछ भी प्रोडक्ट बेचना है या वहाँ से इम्पोर्ट करना है, खरीदना है, दोनों ही केस में ज़्यादा आसान होता कि उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की इजाज़त होती वाया स्विफ्ट चैनल, स्विफ्ट मैकेनिज्म से। स्विफ्ट एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वो ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है, बट एक सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोवाइड करता है स्विफ्ट। तो अब स्विफ्ट अगर नहीं है तो कहीं भी ट्रेड करना रशिया के लिए बड़ा मुश्किल है। एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन इफेक्ट, और ज़्यादा इफेक्ट होता जा रहा है, एक के साथ छूटा, फिर उसकी वजह से और ट्रेड कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो भी हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, उसको इंपोर्ट ना करके हम होम ग्रोन करें, यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कैपेबिलिटी बनाएं ताकि हमको इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सके, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो आर्टिफिशियल ट्रेड बैरियर की वजह से शिफ्ट हो जाता है और अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन एंड डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आप बाहर से कार इंपोर्ट करते थे या फ़ोन इंपोर्ट करते थे, पहले आपने फ़ोन इंपोर्ट्स के ऊपर 150% टैरिफ लगा दिया, तो जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं, मान लो कि आप 10,000 का फ़ोन इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडिया में 25,000 का पड़ रहा है, वो महंगा पड़ रहा है। तो इससे होगा क्या कि इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स और फोन्स, इंडिया में कैपेसिटी बनने की कोशिश करेगी किसकी? फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की, असेंबलिंग की, कि आप सस्ते में रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर लें और इंडिया ही में ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप करें कि 10,000 का फ़ोन आपको, चलो ठीक है 10,000 का फ़ोन है चाइना में, बट वो 10,000 का फ़ोन इंडिया में बना के भी आप 12 से 15,000 में बेच सकें, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 25,000 रुपीज़ फ़ोन दैट यू आर इम्पोर्टिंग। तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज इंडिया के पास नहीं है,
चाइना से compete नहीं कर सकता, बट क्योंकि उसने टैरिफ या टैक्सेस लगा दिया है तो उसके गुड्स को डिसएडवांटेज हो गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन थ्योरीज। तो ये सारी थ्योरीज ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे ये टैरिफ्स लगा के, बैरियर्स लगा के, सैंक्शंस लगा के किसी जैसे इंडिया के ऊपर एक तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज उसका कम करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अपना ऑयल बाहर ना भेज सके। सैंक्शन अगर लग जाएगा तो जो 400,000 बैरल्स पर डे बन रहा है, ऑयल रिफाइन हो रहा है, वो हम बेच नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज गिरने लगेगा। तो दैट्स हाउ दीज लार्ज कंट्रीज और एडवांस कंट्रीज ट्राई टू आर्म ट्विस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है। क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो अगर सिर्फ ट्रेड फ्लो डेटा की बात करें तो इंडिया से यूरोप लगभग $19 बिलियन का ट्रेड हुआ है। ठीक है, $19 बिलियन का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, बट वो गिर के $15 बिलियन हो गया था, $15 बिलियन हो गया था इन फाइनेंशियल ईयर 25, 27% डिक्रीज। बट अगर ऐसे सैंक्शंस लगेंगे तो ये जो $15 बिलियन है वो भी एट रिस्क हो जाएगा। ये जो $15 बिलियन है वो भी एट रिस्क हो जाएगा। एट $15 बिलियन ऑल्सो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्यूल, रिफाइंड फ्यूल टू यूरोप। बट अब क्योंकि सैंक्शंस लगाना दोबारा शुरू कर दिए तो उसकी वजह से क्या होगा, और ज़्यादा रिस्क हो जाएगा इंडिया का। और अगर देखा जाए तो लगभग 257 MMPTA क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी है इंडिया की रिफाइनरीज में, और यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया। ठीक है, तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ऐसे सैंक्शंस पहले भी यूएस लगाता रहा है, तो कम से कम उसको तो फायदा हुआ है। जो कंट्री सैंक्शन लगाती है उसको तो फायदा होता है, बट ग्लोबल ट्रेड पे आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसका इफेक्ट थोड़ा मिनिमल हो जाता है। बट हाँ, जिस कंट्री को टारगेट किया जाता है, ग्लोबल ट्रेड की बात नहीं, जिस कंट्री को टारगेट किया जाता है उस पर सटीक बैठता है सैंक्शन। इंडिया पे पहले भी सैंक्शन लग चुका है 98 में। ठीक, लेकिन इसका नुकसान भी है यूरोपियन यूनियन को कि अगर इंडिया से ये $15 बिलियन का ट्रेड ये लोग डिसरप्ट करते हैं तो इससे होगा क्या, सप्लाई चेन डिसरप्शन क्रिएट होगा। यानी यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री जो है उनको हाई कॉस्ट लगेगा इनपुट के लिए, और साथ ही साथ एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी, तो कंजम्पशन पैटर्न्स खराब होंगे, इन्फ्लेशन फिर से आएगा यूरोप में। तो यूरोप भी एक डबल एज स्वॉर्ड पे है कि अगर अब यूरोप भी ये देख रहा है कि कहाँ से उसको सस्ते में तेल मिल जाए, इसीलिए वो नायरा से शुरू किया है, और वो रिलायंस के ऊपर सैंक्शन लगाने से पहले और कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाने से पहले अभी सोचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हिपोक्रेसी दिखाई देगी, उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि कैसे हम अपने एनर्जी क्राइसिस को बैलेंस कर सकें और इंडिया को प्रेशराइज भी कर सकें साथ साथ। ठीक है, तो अगर हम केस स्टडी देखें इंडिया की एडाप्टिव स्ट्रैटेजी को, क्योंकि हम लोग ईरान से भी लेते रहे हैं तेल, तो ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लग गया था 2018 में, तो ईरान के साथ इंडिया का ट्रेड गिरा, बट इंडिया तुरंत डाइवर्सिफाई किया अपने सप्लायर बेस को, और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, इराक है, वेनेजुएला है, वहाँ से ऑयल लेना शुरू किया। इवन यूएस से भी रिफाइंड क्रूड ऑयल इंडिया लेता है। 5th नंबर पे है ओवरऑल यूएस इंडिया के साथ ऑयल ट्रेड में। और देखा जाए स्ट्रैटेजिक रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ बनाई गई इंडिया में, यानी कि हमारी जो क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी है अंदर आत्मनिर्भर भारत, उसको बढ़ाया गया है ताकि हम क्रूड ऑयल खरीदें, यानी रॉ मटेरियल खरीदें और हाई प्राइसेस पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर बेच सकें, सो दैट वी कैन बिकम अ सरप्लस इन गुड्स एक्सपोर्ट। और देखा जाए अगर तो ट्रेड पार्टनरशिप एक्सपेंशन करने की भी कोशिश की जा रही है, यानी कि जो हमारा डिपेंडेंस है गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर या रशिया के ऊपर, उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके ताकि हम मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकें, यानी हम ऐसे ज़्यादा कंट्रीज़ को खोजें जैसे ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, उनको भी हम बेच सके अपने ऑयल को, सो दैट वी कैन डाइवर्सिफाई आवर पार्टनरशिप। कि मान लो कि यूरोपियन यूनियन से सैंक्शन लग भी गया तो हमारे पास 5 देश और हैं जहाँ पे हम उस रिफाइंड पेट्रोलियम को बेच सकते हैं, यानी डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है, और इंडिया ने ये किया है। ये अडाप्टिव स्ट्रैटेजीज इंडिया की रही हैं टू डाइवर्सिफाई द रिस्क। इसीलिए यूरोपियन यूनियन पे की वजह से इतना बड़ा जो सैंक्शन लगा है, थोड़ा मिटिगेट करने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए हमने देखा भी है कि प्रधानमंत्री अभी एक ट्रेड डील फाइनल करने गए हैं ब्रिटेन के साथ, और अगर वो होता है तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन से अलग ब्रिटेन अब ट्रेड करता है ब्रेग्जिट की वजह से, तो आप देखेंगे कि ये ऑयल जो यहाँ पे रुका है
वो हो सकता है डाइवर्सिफाई हो जाए ब्रिटेन की तरफ, ठीक, क्योंकि वहाँ भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे इन्फ्लेशन है, वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, एनर्जी क्राइसिस है, तो वो लोग भी चाहेंगे कि ये सब चीज़ें मिटिगेट की जा सके, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्टोरल इम्पैक्ट। तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? जिस कंपनी के ऊपर बैन लगा है, नायरा एनर्जी के ऊपर। फिर हम देखते हैं बैन ऑन रिफाइंड पेट्रोलियम ऑन रशियन क्रूड की वजह से प्राइस वोलेटिलिटी मार्केट में आ सकती है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से। अब इंडिया में सप्लाई बढ़ गई, सोचो आप पेट्रोलियम आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो इंडिया में डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ गई, तो वहाँ तो थोड़ा प्राइसेस ड्रॉप होंगे, बट यूरोप में ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट इकोनॉमी की बात करें तो आज जैसे यूरोप ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रशियन क्रूड ऑयल, हो सकता है आगे चल के कोई एडवर्स मेजर ले ले, और इंडिया का फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं हम यूरोप को बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन का रिस्क भी है। उसके अलावा हम देखें तो फाइनेंशियल सिस्टम यानी एसेंशियल कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ सकती है। वाई? बिकॉज ऑफ बैंकिंग डिसरप्शन या बैंकिंग रिलेशनशिप जो है उसको थोड़ा रेजिलेंट बनाने की ज़रूरत है कि कहीं सैंक्शंस का जो पूरा भार है बाद में आगे जाके फाइनेंशियल सिस्टम के सैंक्शंस का भार वो भी इंडिया के ऊपर न डाल दिया जाए। ऐसा होगा नहीं, बट हाँ ये रिस्क हैं, इसको मिटिगेट करने की ज़रूरत है, इसीलिए हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। जैसे अपना फॉरेन एक्सचेंज, ज़्यादातर तो सबको यूएस डॉलर रखता है, जैसे कि अपने बैंकिंग सिस्टम, यानी कि उसमें थोड़ा रिस्क कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि है इंडिया में। बेजल 3 नॉर्म से ज़्यादा हम लोग अपना CRAR रखते हैं, रेशियोज़ हम बेहतर रखते हैं रिस्क वेटेड असेट के ऊपर, 16% के ऊपर है हमारा, 12% रिक्वायर्ड होता है। सो वी आर डूइंग गुड, बट वी कैन डू बेटर, ताकि हमारा जो बैंकिंग रिलेशनशिप है इंटरनेशनली ग्लोबली वो और बेहतर हो सके, रेजिलेंट हो सके और डाइवर्सिफाइड हो सके। की पॉइंट यहाँ पे है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर पार्टनर्स। जितना डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना ये सैंक्शंस का जो डर है वो कम होता जाएगा, जो रिस्क है वो कम होता जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या है। सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है कि पता कैसे चलेगा कि क्रूड ऑयल आया कहाँ से। अभी तो मान लीजिए नायरा के ऊपर उन्होंने इसलिए सैंक्शन लगा दिया क्योंकि रशिया की एक कंपनी, नायरा कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी 49%, बट बाकी सारी जो रिफाइनरीज हैं वो सिर्फ रशिया से ऑयल नहीं खरीदती। हाँ 37% ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, बट बाकी गल्फ कंट्रीज से भी आ रहा है, यूएस से भी आ रहा है, इराक से भी आ रहा है। तो क्या अगर आप रिफाइनरीज के ऊपर बैन लगाएंगे तो तेल कहाँ से लेंगे? तो देयर इज़ अ ग्रे एरिया हेयर, ठीक है। यहाँ पे ग्रे एरिया है कि क्रूड की ओरिजिन ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर ऐसे सैंक्शंस लगाता है यूनिलैटरल सैंक्शंस यूरोप, और तो इंडिया लीगल डिस्कोर्स भी ले सकता है। जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार इंडिया का एक सपोर्ट रहा है हमारे रशिया के साथ, तो उसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है इंडिया की वो थोड़ी बड़ी ही टाइट रोप पे चल रही है कि हमें मैनेज करना है वेस्ट के साथ अपनी दोस्ती, एलाई हैं हम वेस्ट के, और रशिया के साथ अपनी ऑल वेदर फ्रेंडशिप। तो इसकी वजह से क्या है कि हमें इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि हमारा वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस बहुत है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जियोपॉलिटिकल प्रेशर जो वेस्ट से आ रहा है क्योंकि हम रशिया के साथ भी एक दोस्ती रखते हैं, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक सही रहा है, बट लेटर ऑन अब ये स्ट्रैटेजीज और कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है। क्यों? कि हम ना सप्लाई चेन जो अब पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, उसको थोड़ा कम कर सके, कम से कम दुनिया को यह भरोसा दिलाया जा सके कि देखो हमने 5%, 4%, 5% कम कर लिया है, किसी और जगह से हम अपनी सप्लाईज ले रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट अल्टरनेटिव ट्रेड पैटर्न्स टू बी शोन टू द वर्ल्ड। ठीक है, एक इमेज प्रॉब्लम जो या इमेज इशू जो हो रहा है वो हम बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉलिसी रिकमेंडेशन? तो इंडिया में सबसे पहले तो एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर बात करनी चाहिए, यानी कि कर भी रहे हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, सोलर सेल्स हो, हाइड्रो पावर हो, विंड पावर हो, उसके ऊपर रोबस्ट अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए, सो दैट ये जो स्विफ्ट है उसको हम बाईपास कर सकें, स्विफ्ट सिस्टम्स को बाईपास कर सकें, और रशिया या चाइना या सैंक्शन की कंट्री तो ईरान भी है, उसके साथ ट्रेड कर सकें। जैसे ईरान के साथ हम लोग चावल में ट्रेड करते हैं कई बार कि वी गिव देम फूड, दे गिव अस ऑयल, क्योंकि आप डायरेक्ट कैश ट्रेड नहीं कर सकते, डॉलर का बैन है वहाँ पे। ठीक है, लाइक दैट।
इसके साथ साथ स्ट्रेंथन ट्रेड पार्टनरशिप विथ नॉन अलाइंड नेशन। नॉन अलाइंड मतलब जो किसी के पक्ष में नहीं है, ना रशिया के साथ है ना यूएस के साथ है। दे वांट देयर ओन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ऐसे साउथ, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ के साथ या दुनिया भर की कंट्रीज़ के साथ हमें एक बेहतर रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। और इन्वेस्ट इन सैंक्शंस कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि अगर सैंक्शन लग भी जाता है तो आपके पास जैसे पेट्रोलियम रिजर्व्स बना सके हम लोग, इन सब के ऊपर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होगी? दैट डाइवर्सिफाई योर एनर्जी पोर्टफोलियो फ्रॉम वन कंट्री टू मैनी। जैसे वेनेजुएला से खरीद लिया सस्ते में, ईरान से खरीद लिया बार्टर सिस्टम करके, लाइक दैट। एनहांस करना है अपनी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी को ताकि हम आउटपुट बेहतर कर सकें। एंड बिल्ड स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो कि आज हमें होना चाहिए लगभग 9 टाइम्स मोर, अभी हमारे पास काफ़ी कम है। और अगर देखा जाए स्ट्रेंथन करना है हमें ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन सो दैट वी कैन बिकम ऑल वेदर एलाइज। ओके, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, क्या कंक्लूड किया जा सकता है जितनी भी हमने डिस्कशन की है उससे? सिंपल सी बात है कि डबल ट्रबल तो है, बट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी के साथ हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। रशिया के साथ और वेस्ट के साथ हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, जो हम करते भी आ रहे हैं। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ऊपर होनी चाहिए, बट यूनिलैटरल सेक्शन के अगेंस्ट जो हमारी ऑटोनॉमी है वो बनी रहनी चाहिए। बट हमें एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वेस्टर्न प्रेशर्स को नेविगेट भी करना होगा। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, या फिर दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज जिनके साथ हम बोलते हैं कम मेक इन इंडिया, वो कंपनीज इंडिया आए और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, सर्विसेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम वेस्टर्न एलाइज के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना के रखें। अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हमें कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी सिंस दोनों है, हम ये देख सकते हैं कि कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से हम अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक ग्लोबल पोजिशनिंग कर सकते हैं एज अ नॉन अलाइंड मेजर पावर, जो कि इंडिया शुरू से रहा है। चाहे वो कोल्ड वॉर का एरा हो, चाहे अब हो, इंडिया इज स्टिल अ नॉन अलाइंड मेजर पावर। हम किसी की तरफ झुकाव नहीं रखते हैं। आवर ओन ऑटोनॉमी एंड आवर ओन रिसोर्सेज, आवर ओन पीपल आर मोर नेसेसरी देन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि इंडिया की सक्सेस डिपेंड करती है ऑन बैलेंसिंग द इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म विथ जियोपॉलिटिकल रियलिटी। और रियलिटी यही है कि वेस्ट इसका दबदबा इस समय ज़्यादा है, यानी वी शुड try to keep West in our pockets, as well as we may be able to buy more oil from Russia, so for our own energy security, domestic energy security के नाम पे, क्योंकि बाद में वही तेल यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी होता है। एंड दैट्स वाई दिस ऑयल इज़ नीडेड। ओके, ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको बैलेंस करना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बैलेंस करना, ये सब कुछ इंडिया स्ट्रैटेजिकली एक साथ प्राप्त कर सकता है। एंड दिस इज हाउ वी विल कंक्लूड दिस। सो अगर आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ है तो डू लाइक दिस, शेयर दिस। जो कमेंट है डू कमेंट डाउन, एंड रिमेंबर टू यूज द कोड HS Live when you are going for Economics Optional plus GS Foundation batch or Economics Optional batch. Go for the Platinum batch and we will meet in the class on 31st of July. कोई भी प्रॉब्लम है, feel free to contact me. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।